मोनोटोनोसिटी यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा के JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं और हम हर कैटेगरी का एक्सपोजर ले रहे हैं, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो या लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप या मैट्रिक्स मैच टाइप। एक एक करके हर एक वैरायटी, हर एक कैटेगरी को समझते हैं और हर एक चीज़ को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन में। ये तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाई जा रही है, क्योंकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। आज आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या अनफोल्ड होता है, ज़रा उस पर बात करते हैं और समझते हैं चीज़ें क्या है। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझिए। f एक फंक्शन है जिसका डोमेन है 0 से 1, ठीक है, और वो सारे रियल नंबर्स में डिफाइंड है। फिर क्या, सपोज द फंक्शन f इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ठीक है। f0 और f1 0 है। कुछ समझ आ रहा है आपको? इससे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप एक्सप्लोर कर रहे हो। अगर आप अपनी कुछ थ्योरम्स जानते हो तो आप खुद सोच के देखो इसका क्या मतलब होगा। f0 और f1 अगर 0 है तो 0 और 1 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू मेरे ख्याल से रहनी चाहिए जहां पर f' 0 हो। आप समझो ना, दोनों जगह 0 है और ये फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो है ही है, तो जाहिर सी बात है 0 और 1 के बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां f' 0 होगा। खैर, एंड सेटिस्फाइज एक कंडीशन, एक काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंसाइटफुल कंडीशन उसने दी है दैट f'(x) -2 टाइम्स f' प्लस fx जो है आपका वो e⁻x से हमेशा बड़ा या इक्वल है। अब आप अगर एक फंक्शन कंसिडर करो, जैसे सोचने और समझने की कोशिश करना। मैं एक फंक्शन मान लूँ, कुछ तो मुझे हिंट मिल रही है। देखो, अगर आप एक फंक्शन मान लो e⁻x इंटू f(x) या रादर e⁻x इंटू f(x), बात समझने की कोशिश करना। अगर मेरे पास एक फंक्शन होता है, ये वही बात है जैसा हमने एक क्वेश्चन अभी कुछ अपने पिछले लेक्चर्स में कहीं ना कहीं किया था, जब हम किसी फंक्शन को e⁻⁻2x से मल्टीप्लाई कर रहे थे ताकि वो गिवन एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन में था वो हम अचीव या अटेन कर पाए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी शायद बात हो रही है और कुछ ऐसा निकल कर आ रहा हो, वो देखने की, हम समझने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने जब माना gx को e⁻x f(x), तो मुझे दो बातें बताओ, g' क्या होगा और g'' क्या होगा। ठीक है सर, कोशिश करते हैं। g' जरा देखो सर, g' जो रहा होगा आपका वो किस तरीके से निकालोगे? प्रोडक्ट रूल। तो क्लियर सी बात है, e⁻x का डेरिवेटिव यही और fx एज इट इज, जिसे मैं बाद में लिख दूंगा, पहले मैं ये लिख लेता हूँ। fx का डेरिवेटिव f' इंटू e⁻x। अब मैं ले लेता हूँ e⁻x का डेरिवेटिव जो हो जाएगा माइनस e⁻x और fx एज इट इज। क्या ये एक्सप्रेशन समझ आ रहा है? बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी डाउट के कुछ बनता हुआ आप देख पा रहे हो? सर अभी तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है जो रिजल्ट हमने यहाँ पर डिराइव किया है या क्रिएट किया है या इस क्वेश्चन में जो दिया है। एक काम करते हैं, वहाँ पर मुझे f' भी दिख रहा है, तो एक छोटा सा काम यहाँ कर लेते हैं सर, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब आपने क्या निकाला g'(x) है ना, जब मैंने निकाला g'(x) तो क्या मिल रहा है वो देखो सर। यहाँ पर, यहाँ और यहाँ दोनों जगह प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगा लेते हैं। इसमें क्या, फिर वही बात देखो, पहले इसे डिफरेंशिएट किया तो कितना हो गया f'(x e⁻x एज इट इज। फिर e⁻x को डिफरेंशिएट किया तो माइनस e⁻x और f'(x एज इट इज। कोई परेशानी? अब क्या, अब अगर यहाँ पर मैं आता हूँ तो यहाँ पर भी सुलझी हुई बातें हैं सर, एक एक करके चीज़ें निकालते हैं। कैसे? इससे अगर डिफरेंशिएट किया तो e⁻x का डेरिवेटिव कितना, माइनस और माइनस माइनस कितना, प्लस, तो जाएगा प्लस e⁻x fx एज इट इज। और अब प्लस आएगा, नेगेटिव साइन के कारण नेगेटिव हो जाएगा, fx का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा f'(x) और आपका -x। आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? और अगर मैं आपसे पूछूं, ज़रा चीज़ें गौर से देखिए, तो आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो क्या? एक ज़रूरी सी बात कि सर ध्यान से नोटिस करना, ये क्रक्स है इस पूरे क्वेश्चन का। अगर आप ध्यान से समझ पाए तो बहुत ध्यान से नोटिस करना। यहाँ पर उसने यही कुछ जो देने की कोशिश की, इस पार्ट को समझ गए अगर आप, तो बहुत अच्छे से आप क्लियरली जान पाओगे कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाह रहा है।
e टू द पावर माइनस एक्स ओवरऑल में हर जगह से कॉमन ले रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। बस एक छोटा सा काम, यहाँ पर ये वाला पार्ट चला से इस वाले पार्ट से कैंसिल, नहीं ये नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ऐड हो रहा है क्या, क्योंकि मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं तो कुछ ऐड होगा, होपफुली हो रहा है। देखो आप ध्यान से, ये पार्ट और ये पार्ट आइडेंटिकल है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं फिर से लिखता हूँ, ये पार्ट और ये पार्ट आइडेंटिकल है, कैन यू ऑल सी दैट? तो इसको तो मैं ऐड कर देता हूँ और e टू द पावर माइनस एक्स ओवरऑल कॉमन ले रहा हूँ, है ना। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन मिल रहा है कि आपका जो g डबल डैश एक्स आ रहा है उसमें e टू द पावर माइनस एक्स जब आप कॉमन लेते हैं, जब आप e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो f डबल डैश एक्स एफ एक्स और 2 टाइम्स f डैश एक्स आई थिंक मिलेगा। आई होप आप देख पा रहे हो। तो पहले तो f डबल डैश एक्स लिख देता हूँ, है ना, एफ एक्स प्लस साइन है, नेगेटिव साइन, आई थिंक एफ एक्स पॉजिटिव साइन में आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे प्लस एफ एक्स मिल रहा है। और एक छोटा सा काम, मुझे एक और चीज़ मिल रही है, वो क्या, ध्यान से नोटिस करिएगा, मुझे नेक्स्ट पार्ट जो मिल रहा है दैट इज एफ डैश एक्स का डबल, सो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ एफ डैश एक्स, है ना, सो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ एफ डैश एक्स। एनी कन्फ्यूजन ऑन दैट? यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। आई होप आप कंफर्टेबली देख पा रहे हो कि अभी तक हमने क्या किया है। अब मैं ये हिंट देना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आप यहाँ पर देखें ज़रा गौर से, तो उसने कुछ कहा है आपसे। आई रिपीट, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो उसने कुछ कहा है। चलो मैं इसे थोड़ा और रीराइट करता हूँ। अगर e टू द पावर माइनस एक्स, हम सब जानते हैं e टू द पावर एक्स हो या e टू द पावर माइनस एक्स, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो e टू द पावर माइनस एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो क्या मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है f डबल डैश एक्स इंटू 2 टाइम्स f डैश एक्स प्लस कितना f एक्स, और जब इसमें e टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो LHS में तो आ जा रहा है e टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1। कुछ हिंट मिल रही है आपको, कुछ पॉइंट समझ आ रहा है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा है कि ये एक्सप्रेशन हमेशा 1 से बड़ा है। अगर ये एक्सप्रेशन हमेशा 1 से बड़ा है तो ये भी तो वही एक्सप्रेशन है। मतलब आपको पॉइंट समझ आ रहा है क्या, कि आपका जो g डबल डैश एक्स है वो हमेशा 0 से बड़ा है। अब मेन पॉइंट हमारा शुरू होगा जब मुझसे कोई कह देता है कि आपका g डबल डैश एक्स कैसा फंक्शन है सर, ये हमेशा पॉजिटिव है। क्या आपको याद है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू हम एक इंपॉर्टेंट बात बता पाते थे कि अगर किसी का भी सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्या होगा। चलो पहले ना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि मैं आपको चीज़ें समझा पाऊँ कि एग्जैक्टली हमें वर्कआउट क्या करना है। पहली बात तो यही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर x अगर 0 से 1 के बीच है तो f ऑफ x कहाँ से कहाँ तक है। मतलब टेक्निकली ये रेंज पर बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप देख पाए तो। आई होप आपको नज़र आ रहा है ना। दूसरी ज़रूरी बात, इसके अलावा उसने ये पूछा है कि जो फंक्शन है कौन सा, उसने खुद हिंट दी है e टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स। ये जो फंक्शन है अगर आपको याद आ रहा है ये हमारा gx ही है ना। एज्यूम्स इट्स मिनिमम इन द इंटरवल 0 to 1, तो उसने हिंट दी है कि वो अपना मिनिमा 0 से 1 के बीच अटेन करता है एट x इज इक्वल टू 1/4। हिंट सुनना, इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मेरे ख्याल से वो हिंट याद है ना आपको, जो यहाँ पर दी गई थी, जो लिखी गई थी, क्या कि आपका जो f ऑफ x है वो 2 पॉइंट्स पर 0 और 1 पर 0 हो रहा था। तो इसका काफ़ी कुछ लेना देना है उस डेटा के साथ। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझ आ रहा है कि हमने एक बड़ा क्रूशियल सा कंक्लूजन निकाला है कि आपका जो g डबल डैश एक्स है वो पॉजिटिव है, क्योंकि g डबल डैश एक्स हमेशा 1 या 1 से बड़ा है। और अगर ऐसा है तो g डबल डैश एक्स आपका पॉजिटिव है। आपको याद है हमने कॉन्केविटी पर बात की है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी है, याद आ रहा है तो, अगर आपका g डबल डैश एक्स पॉजिटिव होता है मतलब ये कॉन्केव अपवर्ड होता है, याद आया, और अगर आपका g डबल डैश एक्स नेगेटिव होता है तो कॉन्केव डाउनवर्ड होता है। तो शैलाई से मुझे यहाँ पर ये पता चल रहा है कि आपका g डबल डैश एक्स चूंकि पॉजिटिव है तो एक कॉन्केव अपवर्ड होगा, है ना। इस बात को बस ऐसे याद रखना अपने जहन में कि ये जो कर्व बनेगा या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, पर जैसा भी बनेगा है ना वो कॉन्केव अप होगा। Are you able to digest my statement? अब अगर मैं आगे आपसे चीज़ें समझना चाहूँ तो सुनना, मुझे f ऑफ 0 और f ऑफ 1 पता है 0 है। सुनिएगा ध्यान से, मुझे क्या पता है, f ऑफ 0 और f ऑफ 1 पता है। अच्छा g ऑफ x क्या माना था सर आपने, g ऑफ x माना था e टू द पावर माइनस एक्स इंटू f ऑफ x। मेरी हेल्प करेंगे आप g ऑफ 0 और g ऑफ 1 निकालने में। g ऑफ 0 क्या होगा, e टू द पावर 0 1, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0, और g ऑफ 1 क्या होगा, e टू द पावर माइनस 1 यानी 1/e इंटू f ऑफ 1। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे पता है सर, मुझे पता है कि f ऑफ 0 और f ऑफ 1 कितने हैं, 0। तो आई होप आप रियलाइज कर पा रहे हो, 0 f ऑफ 0 तो 0 है और f ऑफ 1 भी 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग सिग्निफिकेंट विल रिजल्ट इनटू 0। कुछ हिंट मिल रही है आपको कि मुझे अगर पता चला
कि g ऑफ 0 और g ऑफ 1 आपके 0 हैं, तो जाहिर सी बात है सर, जाहिर सी बात है, आपका जो g ऑफ x है, आपका जो g ऑफ x है जो 0 से 1 के बीच है, जब f 0 से 1 के बीच है तो क्या है, तो g ऑफ x क्या होगा, क्या मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ? इस सिंपल से फैक्ट के साथ आगे बढ़ो कि आपको पता है कि g0 और g1 आपका 0 है और gx जो है आपका वो एक कॉनकेव अपवर्ड फंक्शन है। आप खुद ग्राफ ड्रॉ करके बताओ कि 0 से 1 में gx का ग्राफ कैसे बनेगा। देखो 2 पॉइंट है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा, ये 0 होगा और ये 1 होगा। मुझे 2 बातें पता है कि 0 और 1 पर आपका कर्व जो है, 0 और 1 पर जो आपका कर्व है 0 है, तो इन 2 पॉइंट्स पर वो कनेक्ट होगा, कंटिन्यूस है और ये कॉनकेव अप है। अब कॉनकेव अप कैसे बन सकता है वो सोचो, क्या ये कॉनकेव अप है? सवाल ही नहीं उठता सर। तो कॉनकेव अप बनाने का तरीका क्या है? शैला से यही तो एक तरीका है जिससे मैं इसे कॉनकेव अप बना सकता हूँ। मेरा स्टेटमेंट समझ पा रहे हो आप? मुझे 2 बातें पता है कि g'(x) आपका एक ऐसा फंक्शन है जो कॉनकेव अप है और जो कि 0 और 1 पर 0 है। तो मुझे एक बात पता चल रही है कि आपका जो gx है, आपका जो gx कर्व है वो 0 से 1 के बीच में कैसा है? नेगेटिव। आपने सुनी ये बात? क्या ये लाइन आपको समझ आई? ये कंक्लूजन समझ आया कि हम कैसे g ऑफ x जो कि आपका है e⁻⁻x इंटू f ऑफ x, इसे नेगेटिव कह पा रहे हैं। कब? x की वैल्यू मैं ज़्यादा नहीं जानता 0 से 1 के बीच में, क्योंकि 0 और 1 पर तो ये क्या हो जा रहा है, क्योंकि 0 और 1 पर तो ये 0 हो जा रहा है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर मुझे ये पता चल रहा है, ध्यान से सुनना, g ऑफ x जो कि क्या है e⁻⁻x fx है ना, ये जो g ऑफ x है ये नेगेटिव है, ये जो g ऑफ x है नेगेटिव है x की ऑफकोर्स किन वैल्यूज़ के बीच, 0 से 1 के बीच। g ऑफ x मतलब क्या सर? g ऑफ x मतलब e⁻⁻x इंटू एफ एक्स, e⁻⁻x इंटू एफ एक्स, तो ये भी नेगेटिव है, बिल्कुल सही बात है। और अगर e⁻⁻x एफ एक्स नेगेटिव है और अगर दोनों तरफ e⁻x जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है से मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो e⁻x की वजह से यहाँ तो सिर्फ f ऑफ x बचेगा और 0 इंटू e⁻x आपको 0 बचा कर देगा। आप सुन रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि f ऑफ x जो है आपका x की वैल्यूज़ 0 से 1 के बीच में नेगेटिव है। कुछ समझ आया? आई रिपीट, मुझे ये पता चल रहा है कि f ऑफ x जो है आपका वो 0 से 1 के बीच की वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव है। अब अगर मैं अपने क्वेश्चन पर आता हूँ तो सुनिएगा ध्यान से, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन। मैंने ये कंक्लूड किया ओवरऑल अपने पूरे नॉलेज, पूरे डेटा को यूज़ करके कि f ऑफ x आपका 0 से 1 के बीच में नेगेटिव है। तो मैं इनमें से किस ऑप्शन को चुनना पसंद करूँगा या किस ऑप्शन को चुन सकता हूँ और फाइनली एज एन आंसर मार्क कर सकता हूँ। आई होप डिस्कार्ड करने को लेकर तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्या 0 से इन्फिनिटी हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता सर, क्योंकि आप समझो ना वो तो नेगेटिव है। क्योंकि हम क्या जानते हैं, f ऑफ x जो है सर आपका वो हमेशा 0 या 0 से छोटा है। कब? जब x जो है आपका वो 0 से 1 के बीच है ना, क्लोज ब्रैकेट। 0 और 1 पर 0 है और बीच की वैल्यूज पर नेगेटिव है, तो 0 के बियॉन्ड तो नहीं जाएगा ना, यहाँ पर पॉजिटिव। आई होप आप देख पा रहे हो, इसमें भी वो 0 से 1/2 तक आ रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, सवाल ही नहीं उठता। यहाँ वो 0 से 1 के बीच की वैल्यूज ले रहा है जो पॉजिटिव हैं, सवाल ही नहीं उठता। तो मेरे पास ऑप्शन ही एक बच रहा है, -∞ से 0, जो कि मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मुझे नहीं पता था कि वो -∞ तक जाएगा या नहीं जाएगा, बीच में कितना होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना तो पता है ना कि ये 3 चीज़ें नहीं होंगी। तो शैलाई से इतने कॉमन सेंस के बेसिस पर मैं एटलीस्ट इस ऑप्शन को तो मार्क कर ही सकता हूँ। डू यू ऑल गेट दैट? अब अगर यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ पूछा जा रहा है, एक फंक्शन e⁻⁻x fx है ना, और कुछ कहा जा रहा है कि ये कुछ इसका मिनिमा अटेन कर रहा है और फाइनली x की वैल्यू 1/4 पर वो मिनिमा आ रहा है। तो ओवरऑल कुछ आपको प्रेडिक्शंस, कुछ फाइनली कुछ रिजल्ट्स आपको बताने। तो मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। हमने क्या कंक्लूड किया था? हमने सर ये देखा था कि आपका g'(x) है ना, ये आपका gx था। gx क्या था भाई? gx आपका था e⁻⁻x fx, याद है आप सभी को? अगर gx आपका था e⁻⁻x fx, तो g'(x) जो भी निकल कर आया था मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन हमने प्रेडिक्ट किया था कि g'(x) पॉजिटिव है। अगर आपको कभी भी ये पता चलता है कि g'(x) पॉजिटिव है, मतलब g'(x) एक कैसा फंक्शन रहा होगा? आई होप आई नीड नॉट टेल यू, g'(x) एक इंक्रीजिंग फंक्शन रहा होगा। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो और बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो कि g'(x) एक इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों रहा होगा। पहले तो ये लाइन आपको समझ आ रही है क्या? अब अगर मुझे ये पता चल रहा है कि g'(x) अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 2 चीज़ों पर हम बात करते हैं। जैसे मैंने x की एक वैल्यू ली है ना, आपका x जो है वो 0 से 1 के बीच में है, आपका x जो है वो 0 से 1 के बीच में है। आप सुन रहे हो क्या? तो मैं x की एक वैल्यू लेता हूँ। लेट्स से मैं x की कोई वैल्यू लेता हूँ जो 1/4 से छोटी है।
आप मेरी हेल्प करोगे ये बात जानने में कि अगर x 1/4 से छोटा है, यहाँ पर मैं इसलिए ले रहा हूँ ये क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ डेटा मिल रहा है जिससे लेकर रिलेटेड में रिजल्ट्स डिराइव करूँगा। तो पहले 1/4 पर बात करते हैं। अगर मुझे पता है कि g' एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और अगर मुझे ये पता है कि x जो है वो 1/4 से अगर छोटा है तो शैल आई से g' जो होगा वो g' 1/4 से छोटा होगा। कुछ समझ आ रहा है आपको? बस इतना सा गौर से देखिएगा। अगर g' एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जाहिर सी बात है सर आपका g' जो होगा वो g' 1/4 से छोटा होगा। अच्छा, इससे मैं क्या कह सकता हूँ? इससे मैं कंक्लूड निकाल सकता हूँ कि g' माइनस g' 1/4 आपका नेगेटिव होगा। सुनते जाइएगा, बहुत काम का रिजल्ट है। इससे अगर मैंने यहाँ पर g' की वैल्यू रिप्लेस की, बाय द वे अगर ये gx है तो आई होप आई नीड नॉट टेल यू, आपका g' क्या आएगा वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। हमने ये चीज़ें निकाली हैं, राइट? तो g' निकालना मुश्किल टास्क नहीं, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर लो, या फिर अभी जो हमने रिजल्ट निकाल के रखा है आप वो भी अपने साथ यूज़ कर सकते हो। कोई बड़ी प्रॉब्लम या समस्या वाली बात नहीं है। आई होप यू आर रियलाइजिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। इन सारी बातों में एक बात और आई होप आपको पता है कि हम क्या जानते हैं। आपका जो gx है, याद है ना, gx की रेंज हमने डिस्कस की थी, हमने क्या देखा था? fx और gx दोनों ही, याद करिए ये वाला डेटा आपका। इस तरीके से जो रिजल्ट हमने निकाला था इसको वापस मैं रीडिस्कवर करवाना चाह रहा हूँ कि gx जो है आपका वो हमेशा नेगेटिव है। ये बात याद है ना? अगर gx हमेशा नेगेटिव है तो इस बात पर वापस आते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैं वापस इस डेटा को यूज़ करके क्लब करके यूज़ करना चाह रहा हूँ कि मुझे एक और बात पता है सर कि gx हमेशा आपका क्या है? हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू अटेन करता है। अब ये वाली बात कि जब gx एक नेगेटिव वैल्यू अटेन कर रहा है और आपका g' माइनस g' 1/4 एक नेगेटिव वैल्यू अटेन कर रहा है, इस डेटा को क्लब करके क्या मैं एक कंक्लूजन, क्या मैं एक रिजल्ट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल कोशिश की जा सकती है, कोई बुराई कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, एक छोटी सी बात और सुनिएगा ध्यान से। आपका जो gx है, आपका जो gx है वो इसका क्या अटेन करता है? वो इसका मिनिमा अटेन करता है इंटरवल में x की वैल्यू 1/4 पर। अब मिनिमा का मतलब क्या होगा? आई होप आई नीड नॉट टेल यू, मिनिमा मतलब सबसे छोटी वैल्यू। इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है किसकी? आपके फंक्शन gx की, वो जो लोकल मिनिमा या जो भी कह रहा है वो इट्स मिनिमम इन द इंटरवल 0 to 1 एट x = 4। तो शैल आई से ये 1/4 पर सबसे छोटी वैल्यू लेगा। मतलब टेक्निकली gx जो होगा वो 1/4 पर जो होगा उससे हमेशा बड़ा ही होगा। ये कंक्लूजन समझ आ रहा है? मैं बिल्कुल कॉमन सेंस पर बेस्ड बात कर रहा हूँ कि x की वैल्यू 1/4 आपका एक एक्सट्रीमा है, और अगर ये एक एक्सट्रीमा है तो शैल आई से x की वैल्यू 1/4 पर, आप रिपीट करिएगा इस बात को, gx x की वैल्यू 1/4 पर एक एक्सट्रीमा अचीव करता है। एक्सट्रीमा का मतलब आप समझते हैं ना कि सर x की वैल्यू 1/4 पर g' आपका क्या होगा? 0। इस बात को अगर आपने डाइजेस्ट किया तो यहाँ पर अप्लाई कर लो, या तो यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, जहाँ ठीक लगे। तो मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि सर g' जो आपका होगा, सुनिएगा ध्यान से, आई रिपीट, g' जो होगा वो नेगेटिव होगा। और ये किस कंडीशन में होगा सर? जब x जो है 1/4 से छोटा है। मेरी बात याद रखिएगा, जब x जो है अगर वो 1/4 से छोटा है तो g' नेगेटिव होगा। डू आई नीड टू टेल यू एनीथिंग एल्स? अगर g' नेगेटिव होगा तो आई होप आपको कुछ तो समझ आ रहा है। ज़रा देखो, g' के नेगेटिव होने का क्या मतलब है? आप चाहें तो g' निकाल के रख दें या फिर कुछ और भी इससे कंक्लूजन डिराइव कर लें। मैं g' पर ही बात करता हूँ, है ना? gx क्या था भाई? सर gx आपका था e⁻⁻x इंटू f(x), क्योंकि अगर मैं ऑप्शंस को देखो ना तो कुछ f' और fx में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है x की वैल्यू 0 से 1/4 के बीच को लेकर, है ना? तो मेरा ये कहना है सर, जब x जो है आपका, जब वो 1/4 से छोटा है तो आपका जो g' है वो नेगेटिव है। ये हमारा ओवरऑल कंक्लूजन है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ज़रा निकालो g'। तो g' जो आएगा सर, ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट रूल, e⁻⁻x का डेरिवेटिव ये रहा, fx एज इट इज़। फिर आप क्या लिखेंगे? आप fx का डेरिवेटिव निकालेंगे f' और e⁻, इसका डेरिवेटिव तो यही रहेगा, कोई परेशानी तो नहीं। और ये जो है आपका ओवरऑल, ये आपका नेगेटिव है। अच्छी बात है सर। अगर ये नेगेटिव है तो मुझे क्या पता चल रहा है? मुझे ये पता चल रहा है सर कि e⁻⁻x और e⁻⁻x आप यहाँ से कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा f', है ना, माइनस कितना? fx। आई रिपीट, आपको क्या मिलेगा? f' माइनस fx इंटू ऑफकोर्स e⁻⁻x। वो क्या होगा? वो आपका लेस देन 0 होगा। और फिर वही बात, e⁻⁻x से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर दोनों तरफ e⁻+x से मैंने मल्टीप्लाई किया होता तो भी मुझे यही रिजल्ट, यही निष्कर्ष, यही कंक्लूजन मिलता। अब अगर मैं देखूँ तो क्या मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि सर f' जो है आपका वो fx से छोटा है। f' जो है वो fx से छोटा है, लेकिन ये सब तब है जब x जो है आपका
वो 1/4 से छोटा है। और ऑफ कोर्स x जो होगा आपका वो हमेशा 0 से बड़ा तो होगा ही होगा, क्योंकि x ओवरऑल है ले देकर 0 से 1 के बीच। तो शैलाई से जब मुझे ऐसा कहा जा रहा है कि f' जो है आपका वो किससे छोटा है, वो fx से छोटा है, जब x आपका 0 से 1/4 के बीच है, तो इसको लेकर मैं श्योरली कह सकता हूँ आपका ऑप्शन सी आप मार्क करेंगे। स्टेप बाय स्टेप अगर आप सोचोगे तो ये क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चंस टफ नहीं है, और इन्हें स्ट्रक्चर्ड मैनर में वर्कआउट करना बहुत चैलेंजिंग टास्क हमारे लिए नहीं है। क्या ओवरऑल पूरा प्रोसेस, पूरा पार्ट समझ आया कि एग्जैक्टली हमने इसे कैसे सोचा और कैसे वर्कआउट किया? मैं मेजरली 5 चीज़ों की आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि आप जब IIT JEE मेंस है ना और JEE एडवांस्ड की बातें करते हैं, गौर से सुनिएगा, जब IIT JEE मेंस और JEE एडवांस स्पेसिफिकली, एकदम स्पेसिफिकली टारगेटेड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट की बातें करते हैं, तो हम अपने पूरे सिलेबस को 5 मेजर चंक्स में डिवाइड करते हैं। ये जो 5 आपके चंक्स हैं उसमें हमने शुरुआत जो करी है वो की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। आई होप आपको ये बात याद है। आपका पूरा प्लेलिस्ट, सारे वीडियोस, पूरे चैप्टर्स, हर एक चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन्ड मैनर में रखी गई है। आप चाहेंगे तो देख सकते हैं, मतलब कंसेप्ट रखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स रखे हैं ताकि उन कंसेप्ट्स को आप एग्जाम्पल से समझें। हर एक टॉपिक को लेक्चर वाइज रखा गया है। ऑफ कोर्स उसके बाद आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आप उस कंसेप्ट को और अच्छे से कंसोलिडेट करें। फिर हमने जब कंसेप्ट कवर हुआ है, जब चैप्टर कंक्लूड हो चुका है, तब हमने चैप्टर को कंप्लीट किया है उससे पूछे गए JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। इस तरीके से पूरा कोऑर्डिनेट, मतलब कार्टेशियन सिस्टम, आपकी स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब कुछ कवर किया है। जब ये हो चला तो हम शिफ्ट हुए कैलकुलस पर। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है और एक मेजर चंक है, बहुत क्रूशियल एक चंक है जो लगभग हम कवर करने की वर्ज पर हैं। ऑफ कोर्स उसके बाद आपके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशंस बाकी हैं। पर अभी मेजर इसका 60% पार्ट हमने कैलकुलस का, जो कि क्या था आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस, लिमिट, डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और मोनोटोनिसिटी, ये हमने कवर किया है। इसके बाद जो हम टारगेट करेंगे या प्लान करेंगे वो होंगे आपके वैक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको लेकर स्टूडेंट्स थोड़े से घबराए हुए रहते हैं, पर यकीन करिए जब आप इसे ठीक से पढ़ लेंगे तो आप इसमें बहुत ईज़ के साथ आप चीज़ें कर पाएंगे और आपको मुश्किलें नहीं आएंगी। एंड एक्चुअली मेरा मोटिव यही रहेगा कि हम इस तरीके से सीखें कि आप किसी की भी प्रॉब्लम्स को इंटरचेंजेबली किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक से कर सकते हो, यानी कि ये इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं। मतलब वैक्टर्स की प्रॉब्लम को 3D के पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है और 3D की प्रॉब्लम्स को वैक्टर्स के पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है। तो पहले इंडिविजुअली दोनों को हम समझेंगे कि होते क्या हैं और फिर हम एक एक करके दोनों के एप्लीकेशंस देखेंगे और दोनों को देखेंगे एक साथ कि इसकी प्रॉब्लम्स इससे कैसे अप्रोच करते हैं और इसकी प्रॉब्लम इससे कैसे अप्रोच करते हैं। आप ये आइडिया लगा पाओगे। फिर हम अगर आगे बढ़ें तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चंक शुरू होगा वो होगा एलजेब्रा। एक बड़ा चंक, एक क्रूशियल चंक, और इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं जो भी आपके सिंगल इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं ना, जैसे कि आपके सेट थ्योरी, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, लॉगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, आपके परम्यूटेशन इन कॉम्बिनेशन, प्रोग्रेशंस यानी सीक्वेंस इन सीरीज, प्रोबेबिलिटी, इसके अलावा मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, बाइनोमियल थ्योरम, सब कुछ ओवरऑल यहाँ हम कवर करेंगे। देन हम शिफ्ट होंगे ट्रिग्नोमेट्री पर। फाइनली ट्रिगो के साथ चीज़ें कंक्लूड होंगी जहाँ पर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आपके हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस, प्रॉपर्टीज इन सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, हर एक चीज़ ट्रिगो से रिलेटेड कवर करेंगे। ऑल्दो ये सारी चीज़ें हम अपने IIT JEE वाले चैनल पर कवर कर चुके हैं, तो आपको लगता है कि इन चीज़ों को समझने और सीखने के लिए आपको ट्रिगो पता होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी आप निश्चिंत रहिए, वो ऑल्दो हम वहाँ पर डिटेल मैनर में कवर करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हर एक चीज़ प्रॉपरली प्लान्ड है। आपको लेक्चर्स रेगुलरली देखना है, कुछ मिस नहीं करना है और अच्छे से अपने नोट्स बनाकर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो मेरा यकीन करिए आप एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा स्कोर लेकर आएंगे, यकीन करिए। सबसे खास इन सब बातों में सबसे ज़रूरी बात यही कि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।